अभी हमने जाना कि जो करंट पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर। बेटा जरा हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं और ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी है। ओके, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इस कंडक्टर के अलोंग अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो बेटा पैरेलल में हम लगाते हैं वोल्ट मीटर। तो चलो मैं यहाँ पर इसकी रीडिंग भी लेने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आपका ये वोल्टेज चेंज होगा और वोल्टेज के चेंज होने पर इस कंडक्टर में पास होने वाली करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तो लगा दिया बेटा मैंने वोल्ट मीटर इस कंडक्टर के अलोंग पैरेलल। ठीक, और अगर सर्किट में पास होने वाली करंट को अगर मुझे मेजर करना है बेटा तो उसके लिए लगाते हैं हम एमीटर। ये आपका हो जाता है एमीटर। और बेटा इसे मैंने कंसीडर किया एक रोहेस्टेट। रोहेस्टेट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी रोहेस्टेट की चेंज हेल्प से हम बेटा सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यानी ये बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। मैनुअली हम रेजिस्टेंस को जो यहाँ पर ये जो रोहेस्टेट है इसके थ्रू बेटा जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस का मेन फंक्शन है करंट के फ्लो में वो ये है कि रेजिस्टेंस की वजह से बेटा पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। अगर करंट फ्लो हो रही है आई, ओके, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इंक्रीज कर दें तो जहाँ पर बेटा इस रेजिस्टेंस के अलोंग पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा गिरेगा, यानी ज़्यादा ड्रॉप होगा। और रेजिस्टेंस कम है तो करंट का पोटेंशियल बेटा कम ड्रॉप होगा, यानी कम गिरेगा, यानी कम होगा यहाँ से कम अमाउंट में। ओके, तो देखते हैं बेटा। अब हमने देखा था कि I प्रोपोर्शनल टू V जो कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देख रहे हैं बेटा, देखिए ये बैटरी है जिसके टर्मिनल्स हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। और अगर मैं इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू रेजिस्टेंस को घटाता हूँ तो बेटा जहाँ से जो पास होने वाली करंट है उसका भी पोटेंशियल गिरेगा, लेकिन कम अमाउंट में गिरेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया बेटा तो पोटेंशियल जहाँ से ज़्यादा ड्रॉप होगा। तो ये एक रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अलोंग दिस कंडक्टर। ओके, अब देखते हैं बेटा, अब जो करंट पास होगी इस कंडक्टर से उसकी रीडिंग हम इस एमीटर में ले सकते हैं, यानी एमीटर से देख सकते हैं। और मैंने बेटा वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ देखा। ठीक, अब देखिए धीरे धीरे शुरू में मैंने कंसीडर किया कि इस रोहेस्टेट का रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा था। ठीक, धीरे धीरे हम बेटा रेजिस्टेंस को कम करेंगे और एंड्स पॉइंट के अलोंग बेटा यहाँ से ऐसे मानिए कि आप एक वाटर की टैप को ओपन कर रहे हैं। जैसे जैसे वाटर की टैप को ओपन करेंगे उस टैप से निकलने वाले वाटर का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। यानी यहाँ से जैसे जैसे आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे वैसे वैसे बेटा करंट का प्रेशर यानी करंट का पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस कम करते चले जाएंगे, क्योंकि शुरू में मैंने माना कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, धीरे धीरे आप मैनुअली रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो निकलने वाली जो करंट है उसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर मीन्स पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और पोटेंशियल को बेटा मैंने एक्स एक्सिस पर कंसीडर किया है, तो मैंने मान लिया ये आपका पोटेंशियल है। आप इसकी रीडिंग खुद भी कर सकते हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, और इसकी रीडिंग बेटा आपकी जहां पर आएंगी। ओके, अब देखते हैं जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं इस कंडक्टर के एंड्स के अलोंग, वैसे वैसे बेटा एमीटर की रीडिंग जो है वो आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी इस एमीटर से पास होने वाला करंट बेटा इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे आपने आई करंट जाता है बेटा, ये आई करंट जा रहा है, जैसे जैसे बेटा इस कंडक्टर के एंड्स के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस कंडक्टर से पास होने वाली करंट आई
जो कि इस एमीटर से जा रही है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और बेटा ये जो रिलेशन है ये आप देखेंगे, ये आपका जैसे आपका V इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका I भी इंक्रीज होगा। ये बेटा लीनियर रिलेशन है, यानी अगर मैं I वर्सेस V जो आपका ग्राफ है बेटा, मैं अगर इसको ट्रेस करूं तो जैसे जैसे आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा वैसे वैसे बेटा आपकी करंट भी इंक्रीज होगी, और बेटा ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, और कुछ लिमिटेशंस है ओम्स लॉ की। लिमिटेशंस क्या है बेटा कि टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी बेटा इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है जिसके अलावा हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मेजर कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट बेटा इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। और अदर फिजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि बेटा ना तो इसकी लेंथ चेंज होनी चाहिए, ना इसका जो एरिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो बेटा अब हम इसको ड्राइव करेंगे, यानी ये जो रिलेशन है इसको हम मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे। ओके, चलिए बेटा ठीक, तो बेटा हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओके बच्चों। अब देखते हैं कि वही कंडक्टर है आपका जिसकी की कंसीडर किया बेटा, इसकी जो लेंथ है वो है आपकी L। कितनी लेंथ है इसकी? L लेंथ है। ओके, और ये बेटा एक बैटरी से कनेक्टेड है। चलिए जहां पर मैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी की वैल्यू में चेंज कर सकता हूं वो मैंने लगा दिया, और ये आपका बैटरी है। ओके, और अब देखेंगे आप कंसीडर किया कि किसी समय पर इस कंडक्टर के एंड्स के एलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो आपका V है। मैंने माना कि कंडक्टर का ये जो एंड है आपका ये V पोटेंशियल पर है, और बेटा ये जो अदर एंड है ये 0 पोटेंशियल पर है, और लेंथ कंडक्टर की बेटा मैंने L कंसीडर की हुई है। ओके, अब देखेंगे बेटा जब ये वाला पॉइंट आपका हाई पोटेंशियल पर है और ये आपका लो पोटेंशियल पर है, तो करंट फ्लो होगी आपकी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी जहां पर कंसीडर किया कि आपकी I करंट फ्लो हो रही है। ओके, और बेटा जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ पर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, जहां पर क्या होगी कम होगी, और कंडक्टर की जो लेंथ है वो है L। ओके बेटा, और हमने एक रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी अगर मैं मानूं जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो बेटा E है, E एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी V के बीच में हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, तो बेटा जो E होता है आपका दैट इक्वल टू V अपॉन L। L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, तो बेटा V को लिख सकते हैं E इंटू L। ओके बेटा, यहाँ पर हाई पोटेंशियल, जहां पर लो पोटेंशियल, करंट आपकी फ्लो हो रही है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेटा, जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ड्रिफ्ट स्पीड Vd से करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट स्पीड से, या मैं बोल लूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। तो बेटा मैं इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल चुका था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो Vd है, जब मैं अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो Vd का जो बेटा एक्सप्रेशन था वो था आपका E क्या है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन
m, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। ध्यान होगा टाउ क्या था बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। तो बेटा ये रिलेशन हो गया था आपका ड्रिफ्ट स्पीड के लिए। और हमने बात की थी करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में जो रिलेशन है वो है बेटा I इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है बेटा, मैं इस टर्म्स को आपके लिए लिख देता हूं। यहाँ पर m क्या है बच्चे, m जो है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा, और जो E है वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा, और जहां पर एरिया क्या है, यानी ये जो कंडक्टर है इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और बेटा L जो है आपकी, L क्या है आपकी, दैट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक बेटा, L क्या है आपकी, लेंथ ऑफ कंडक्टर। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं भी बेटा इसको रेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा स्पेस चाहिएगा। ओके, ठीक, अब बात कर लेते हैं बेटा। ये मैंने माना ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या है बेटा मेरी, ये जो है मेरी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ओके, अच्छा जी, मैं इस Vd की वैल्यू को उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। ओके बेटा, अच्छा टाउ था बेटा, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। मैंने बताया था टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विद आयन। तो बेटा जो हमारा Vd है उसकी वैल्यू मैंने जहां पे पुट की, तो जो I होगा बेटा, I हो जाएगा NEA, और जब Vd की वैल्यू पुट करूंगा बेटा तो ये हो जाएगा EE अपॉन M इंटू टाउ। ठीक बेटा, जो E है, E की वैल्यू को बेटा मैंने जहां पे पुट किया, E था आपका V अपॉन L। V क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर। तो बेटा मैंने यहाँ पे पुट किया, तो I जो हो जाएगा दैट इज द N E A, और बेटा E ये है और E ये है, तो यहाँ पर मैं E स्क्वायर कर दूं, चलेगा। सो दिस इज द E स्क्वायर A, बेटा M मैंने नीचे ले लिया, ठीक है, और जो टाउ भी इधर ले लेते हैं हम, और ये आपका E हो गया। ओके, ठीक, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस टाउ को और A को इंटरचेंज कर देता हूँ, चलेगा बेटा। और जो E की वैल्यू है वो है आपकी V अपॉन L, यानी हम लिख सकते हैं I इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ अपॉन M। ठीक बेटा, और जहां पर हो गया आपका A, और E हो जाएगा बेटा आपका V अपॉन L। ठीक बेटा, ध्यान से देखेंगे जरा, इस टर्म को ध्यान से देखिए जरा। ये जो n था बेटा मैंने डिस्कस किया था, n है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। n है बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा n नंबर है। ठीक, अच्छा ध्यान से देखते हैं बेटा, E क्या है आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो तो फिक्स है, वो तो आपका चेंज होने वाला नहीं है। टाउ क्या है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, और M क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा,
ये जो एरिया है ये बेटा इस क्रॉस सेक्शन का एरिया है, यानी जो आपका कंडक्टर है बेटा वो किसी भी शेप का हो सकता है, वो आपका सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, और मैंने कंसीडर किया कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है बेटा ए है, और ये लेंथ है कंडक्टर की। तो बेटा अगर लेंथ चेंज ना हो, कंडक्टर का जो बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो, ठीक, यानी ए भी कांस्टेंट हो जाए और एल भी कांस्टेंट हो जाए, बेटा मास जो इलेक्ट्रॉन का है वो तो फिक्स है ही, वो तो आप चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है वो भी फिक्स है। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बेटा कंडक्टर में प्रेजेंट हैं वो जरूर चेंज हो सकते हैं। वो चेंज हो सकते हैं बेटा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। वो क्यों होंगे बच्चे? देखिए जो फ्री फ्री हो जाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए तो जो n है वो भी कांस्टेंट होगा जी। अब बात करते हैं टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब देखिए बेटा अगर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक, तो जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि बेटा उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। कंसीडर करते हैं कि बेटा आप किसी वेसल के अंदर वाटर रखा हुआ है जिसको आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी हीट यानी इसको गर्म कर रहे हैं। तो जैसे बेटा वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे अंदर, ठीक। और अगर वो रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे यानी हीट लेके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी किसी भी दिशा में वो बेटा रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। यानी काइनेटिक इंक्रीज कैसे हुई बेटा कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और जो आपने एनर्जी दी सब्सटेंस को वो एनर्जी बेटा उसके मॉलिक्यूल्स ने ली और मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी लेके उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चे? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं कंडक्टर का तो जो कंडक्टर में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक, तो बेटा एनर्जी लेके उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब देखिए बेटा वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट होगा? आप कंसीडर करते हैं कि एक रोड पर बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, वो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके वो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इधर भाग गया कोई इधर भाग गया, ठीक है, लेकिन उनकी वेलोसिटी कम है, ठीक, ठीक है बेटा। अगर वेलोसिटी कम है डेफिनेटली टकराएंगे तो तभी भी वो, लेकिन जो दो व्हीकल्स के टक्कर का समय है बेटा वो कम होगा, ठीक। अगर उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा वो बहुत तेजी से चल रहे हैं तो दो व्हीकल बेटा जल्दी जल्दी टकराएंगे आपस में, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? आप सोचिए अगर उनकी वेलोसिटी हम इंक्रीज कर दें तो कोई से भी दो व्हीकल हैं वो बेटा जल्दी जल्दी टकराएंगे, और अगर व्हीकल जल्दी जल्दी टकराएंगे तो उनका बेटा जो टाइम इंटरवल है सक्सेसिव कोलिजन का वो भी क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। पक्की बात है। यानी अगर व्हीकल्स बहुत तेजी से चले हैं तो उनके जो कोलिजन का टाइम इंटरवल है वो क्या होगा बेटा? कम होगा। अब बहुत ध्यान से देखते हैं, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें बेटा तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उनका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है बेटा तो फिर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में या किसी आयन से टकराएंगे तो बेटा जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जल्दी जल्दी टकराएंगे तो टकराने का जो टाइम इंटरवल है वो क्या होगा बेटा? कम होगा। यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो टाउ की वैल्यू क्या होगी बेटा? कम होगी, ठीक। तो बेटा ये टाउ जो है ये किस पर डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो जाए तो बेटा टाउ क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट। मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो देखिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो एन भी कांस्टेंट,
टाउ भी कांस्टेंट, एरिया और लेंथ अगर चेंज नहीं हो रही है तो ए भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, और चार्ज बेटा इलेक्ट्रॉन पर वो भी कांस्टेंट, तो पूरा टर्म क्या हो गया बेटा, ये कांस्टेंट हो गया। ओके, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, जो V है ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया भाई, तो V प्रोपोर्शनल सॉरी I प्रोपोर्शनल टू V। ओके बेटा, तो यही तो हमारा हाउस लॉ था। तो बेटा ये हो गया हमारा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इक्वल टू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n is the number of free electrons per unit volume, E charge, tau relaxation time, L is the length of conductor, and A is the area of this conductor, and that is the current which is flowing through the conductor। और बेटा इस पूरे टर्म को अगर ध्यान से देखें तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस R of the conductor। ठीक, अगर फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर, एरिया, लेंथ अगर आपकी कांस्टेंट है तो बेटा ये रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। ओके, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, दैट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो बेटा कंडक्टर है, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में। अगर इसके एंड्स के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो इससे फ्लो होने वाली करंट अगर I है, तो बेटा इस पूरे टर्म को मैंने लिखा था R, तो V इक्वल टू R I। ओके, जहां हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, एक ही बात है। तो बेटा अब जब हम रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं, तो जो रेजिस्टेंस है आपका दैट इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ, और बेटा L अपॉन A। ठीक बेटा, तो M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाउ इज कांस्टेंट। तो बेटा इस पूरे टर्म को जो बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, और बेटा इसका जो सिंबल है दैट इज द रो। ओके, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इस रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए बेटा हमने पढ़ा V इक्वल टू R I। अगर हम देखें इसको तो यहां से बेटा R होगा आपका V अपॉन I, और अगर SI यूनिट की बात करें तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की होगी आपकी वोल्ट, और नीचे होगी करंट की बेटा एम्पियर, और इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर की पावर -1। ओके बेटा, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज द ओम। तो जो आपकी रेजिस्टेंस की SI यूनिट है वो है बेटा आपका ओम। तो बेटा अब जानने की कोशिश करेंगे कि 1 ओम रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है। तो मैं बात करता हूं 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। ठीक बेटा, यानी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम हो तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा। बेटा अगर ये कोई कंडक्टर है, ओके, और इसके लेंथ के अलोंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V है, और इस कंडक्टर से आपकी I करंट पास हो रही है, ओके, तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू V अपॉन I। ओके, अगर बेटा V की वैल्यू 1 वोल्ट है और इस कंडक्टर से पास होने वाली करंट I की वैल्यू अगर 1 एम्पियर है, तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज 1 ओम। यानी किसी कंडक्टर के अलोंग अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उस कंडक्टर से पास होने वाली करंट अगर 1 वोल्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है।
यानी if the potential difference along the conductor be 1 volt and current passing through the conductor be 1 ampere, then the resistance of conductor is 1 ohm। और बेटा इसका सिंबल होता है आपका दिस इज ओके। तो 1 ओम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे बेटा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी कांस्टेंट। तो यहां से हम जान सकते हैं इसको आप नोट कर सकते हैं बेटा। देखिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी कांस्टेंट। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A, where L is the length of the conductor। तो बेटा अगर ये आपका रो कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं R is proportional to the length of the conductor and R is inversely proportional to the area of conductor। ओके, यानी करंट जितना लंबा रास्ता ट्रेवर्स करेगी यानी जितना लंबा चलेगी उसके रास्ते में उतने ही ज्यादा रुकावटें होंगी। आप देखते हैं, अगर आप खुद ही कंसीडर करें कि आपको अगर एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो बेटा ट्रैफिक जो रास्ते में होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। क्या मैं बोलूँ कि आपको ए प्लेस से बी प्लेस तक, जबकि ए और बी प्लेस के बीच का डिस्टेंस कम है तो बेटा रेजिस्टेंसेस कम मिलेंगे। और अगर आपको बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है यानी आप बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहे हैं तो आपको बीच बीच में रुकावटें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो वही है अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज द रेजिस्टेंस। और जो कंडक्टिंग वायर जिसके थ्रू की करंट फ्लो हो रही है अगर उसकी लंबाई ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। अब देखिए ध्यान से बेटा, आप देखिए अगर रास्ता कोई बहुत वाइड है, बहुत चौड़ा रास्ता है तो उस पर आपको निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप एक व्हीकल के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और अगर जो रास्ता है, जो वे है वो बहुत नैरो है, बहुत पतला है तो डेफिनेटली आपको निकलने में दिक्कत होगी। तो यानी आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेंगे। ठीक वही चीज़ है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है तो करंट के फ्लो के अपोजिशन, करंट के फ्लो में जो अपोजिशन होगा वो उतना ही कम होगा। और जो आपका कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके के थ्रू करंट फ्लो हो रही है अगर वो एरिया बहुत कम है तो बेटा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो उसको ध्यान रखेंगे, R is proportional to L and R is inversely proportional to A, where वहाँ पर बेटा रो जो है वो है आपकी रेजिस्टिविटी। ओके, अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो बेटा रेजिस्टिविटी के लिए अगर मैं देखूं तो रेजिस्टिविटी रो बेटा ये आपकी होगी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो रेजिस्टिविटी रो होगी आपकी RA अपॉन L। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखते हैं बेटा, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखेंगे बेटा, रेजिस्टेंस की मैंने बताया आपको जो यूनिट है वो है आपकी ओम, और एरिया की जो यूनिट होगी बेटा वो होगी आपकी मीटर स्क्वायर।
और बेटा नीचे जो आपका लेंथ है इसकी SI यूनिट है मीटर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट होगी बेटा ओम मीटर। ओके, और इसका सिंबल भी अगर यूज कर सकते हैं आप तो ये होगी बेटा ओम मीटर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था बेटा मैंने रो दैट इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। बेटा देखिए रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टिंग वायर की लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ना ही ये एरिया पर डिपेंड कर रही है। ये कहाँ पर डिपेंड कर रही है बेटा? मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, वो तो चेंज होना नहीं। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होना। लेकिन टेम्परेचर चेंज होने के साथ में ये आपका N और टाउ चेंज हो सकता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टाउ की वैल्यू बेटा डिक्रीज होगी। यानी अगर मैं बात करूं टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टाउ डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा वो भी आपके इंक्रीज होंगे। ओके, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर यानी टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो बेटा टाउ की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, N की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो रेजिस्टिविटी है बेटा वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टिविटी of substance, the resistivity of conductor remains constant. ओके, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टिविटी भी बेटा कांस्टेंट ही रहेगी। मैं समझ सकता हूं, ये आपको क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कंडक्टिविटी की पहले, ठीक, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा अभी हम कंडक्टिविटी क्या चीज होती है। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कंडक्टिविटी। ठीक बेटा, तो कंडक्टिविटी होगी बेटा दैट इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स है दैट इज द कंडक्टिविटी। इनवर्स नहीं, रेजिस्टिविटी का जो उल्टा है यानी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी दैट इज द कंडक्टिविटी। ओके, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी बेटा क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। ओके, और रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज हो यानी करंट के जो फ्लो हो रहा है उसके रास्ते में जो आपका पोजीशन है करंट के फ्लो का वो अगर डिक्रीज हो तो कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। ठीक, तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला था हमारा अभी हमने डिफाइन किया था, रेजिस्टिविटी दैट इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। ठीक, तो कंडक्टिविटी को लिखते हैं बेटा हम सिग्मा से, दैट इक्वल टू 1 अपॉन रो। सो दैट इक्वल टू बेटा 1 अपॉन M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। ओके, तो बेटा जहां से जो आपकी कंडक्टिविटी सिग्मा दैट इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ अपॉन M, ये होगी बेटा आपकी कंडक्टिविटी। ओके, अच्छा बेटा अभी हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी। ओके, अब हम बात करेंगे SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ओके,
तो कंडक्टिविटी देखिए अब जरा बेटा, ठीक है। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम टाउ अगर डिक्रीज होता है तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक बेटा, अब देखिए आपने पढ़ा था R इक्वल टू रो L अपॉन ए। यहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी है बेटा, ये रो हो जाएगा आपका R A अपॉन L। ओके, मिसाल करा चुका हूँ आपको बेटा। रो होगा आपका रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगी ओम, और एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या हो जाएगी बेटा L, सॉरी लेंथ की होगी मीटर, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज द ओम मीटर। ओके, अब बात कर लेते हैं बेटा कंडक्टिविटी कैसा यूनिट। तो कंडक्टिविटी जो है बेटा आपका दैट इज द 1 अपॉन रो, और बेटा जो रो की एसआई यूनिट है वो है आपकी ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी बेटा ये हो जाएगी आपकी 1 अपॉन ओम मीटर। ओके, और बेटा इसको लिख सकते हैं हम ओम इनवर्स ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1। ओके बेटा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ओम की पावर -1, इसको हम नाम देते हैं बेटा महो, MHO इंटू मीटर इनवर्स। ओके, और बेटा इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है, यानी महो को हम लिख सकते हैं बेटा सीमेंस, दूसरी यूनिट भी लिख सकते हैं बेटा सीमेंस मीटर इनवर्स, यानी महो को हम नाम दूसरा दे रहे हैं बेटा सीमेंस, SIMENS, सीमेंस मीटर इनवर्स। ये बेटा किसकी यूनिट है आपकी, ये यूनिट है आपकी कंडक्टिविटी की। ओके, तो मैं समझता हूं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों टर्म आपको क्लियर होंगे। ठीक बेटा, अब बात कर लेते हैं हम कंडक्टेंस। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कंडक्टेंस बेटा, जैसे ही आपकी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी थी, यानी कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ऐसे ही आपका जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस जो होगा बेटा दैट इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, ठीक बेटा। और कंडक्टेंस की बात करें तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी, ओम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, आपने रेजिस्टेंस की यूनिट रखी बेटा ओम। ओके, तो कंडक्टेंस की एसआई यूनिट होगी बेटा, ये होगी आपकी ओम की पावर -1, और इसको हम नाम दे सकते थे बेटा दैट इक्वल टू महो। आप इसको उल्टा करके लिख रहे हैं MHO, महो। ओके, और इसका दूसरा नाम भी हो सकता है बेटा सीमेंस, यानी महो को आप एक दूसरा नाम दे रहे हैं सीमेंस। तो आई थिंक बेटा आपको कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये जो टर्म्स हैं आपको ये यहाँ पर क्लियर होंगे। और आप इस वीडियो को बेटा जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ भी आपको कोई डाउट आ रहा है, तो बेटा आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, यानी जिस मोमेंट आपको कोई डाउट आया बेटा वहीं से आप इसको देखिएगा, और अपनी जो नोटबुक है उसमें आप जरूर नोट कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं बेटा
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। बेटा टेम्परेचर बढ़ने के साथ में आपका जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी, उसके रेजिस्टेंस, उसके कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके।